टूटी शुरुआत से वैश्विक प्रभाव तक डॉ. जीन कॉन्स्टेंट की यात्रा पर 20 मिनट की प्रस्तुति स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी साझा कर रहा हूँ जो सफलता, शिक्षा और मानवीय क्षमता के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। यह कहानी है ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉ. जीन कॉन्स्टेंट की, जिनका बचपन की गरीबी और शैक्षिक अव्यवस्था से एक वैश्विक संस्थान बनाने तक का सफ़र यह साबित करता है कि परिस्थितियां कभी भी भाग्य का निर्धारण नहीं करतीं। केरोसिन हीटर जीवन रक्षा के शुरुआती सबक जीन की कहानी किसी वादे से नहीं, बल्कि कठोर सच्चाई से शुरू होती है। 7 बच्चों वाले परिवार में जन्मे, जिनके 2 पिता अनुपस्थित थे, जीन का पालन पोषण उस व्यवस्था में हुआ जिसे कल्याणकारी परिवार कहा जाता था। उनकी माँ यूजेनिया जब भी काम पाती वेट्रेस का काम करती और सरकारी मदद का इस्तेमाल ऐसे करती जैसे कोई जादूगर खाली टोपी से अनगिनत स्कार्फ निकालता हो। लिंकन, इलिनॉय में परिवार बेचैनी से बार बार बदलता रहा। हर बार सामान से भरी 2-3 गाड़ियों में उन्होंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। एक पते से दूसरे पते के बीच वे किसी तरह सामान इकट्ठा करने के बजाय उसे गिराने में कामयाब रहे, मानो स्थिरता ही उस समय लुप्त हो जाती हो जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उनके अस्तित्व का केंद्र एक मनमौजी केरोसिन हीटर था, कड़ाके की सर्दी में उनकी गर्मी का एकमात्र स्रोत। इस यांत्रिक यंत्र को निरंतर ध्यान और सावधानीपूर्वक भोजन की आवश्यकता होती थी। इसके ठीक सामने आप तप सकते थे। 10 फुट की दूरी से आप अपनी सांसें देख सकते थे। इस जीवन रेखा को बनाए रखने की जिम्मेदारी अक्सर जीन पर ही आती थी, बचपन से ही। हर सुबह किसी भी काम से पहले वह ईंधन भंडार की जांच करता था। केरोसिन को ध्यान से नापना पड़ता था। ज़्यादा कम होने पर दिन में ही खत्म हो जाता था और ज़्यादा होने पर छलकने या बर्बाद होने का खतरा होता था, जिसका खर्च वो वहन नहीं कर सकता था। अगर वे सावधानी बरतें तो 1 गैलन से 2 दिन चल सकता था, और अगर वे बहुत ज़्यादा परेशान हो तो 3 दिन। लेकिन ईंधन तो बस एक हिस्सा था। जब बाती असमान रूप से जलती थी तो उसे काटना पड़ता था। कांच की चिमनी को नियमित रूप से साफ करना पड़ता था क्योंकि उसमें कालिक जम जाती थी। सबसे बड़ी चुनौती वायु प्रवाह और दहन के बीच का नाजुक संतुलन था। ज़्यादा हवा होने पर लौ टिमटिमाती और बुझती रहती, जिससे तीखा धुआं निकलता। कम हवा होने पर लौ पूरी तरह बुझ जाती। इस केरोसिन हीटर ने जीन को जिम्मेदारी, संसाधनशीलता और प्रयास व परिणाम के बीच के रिश्ते के बारे में किसी भी कक्षा से कहीं ज़्यादा सिखाया। जब 8 साल की उम्र में आप अपने परिवार को गर्म रखने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो असफलता कोई विकल्प नहीं होती। आप बारीकियों पर ध्यान देना, समस्याओं का समाधान करना और यह समझना सीखते हैं कि आराम की कोई गारंटी नहीं होती, यह कमाया जाता है। लेकिन शायद सबसे ज़रूरी बात यह थी कि जीन सीख रहा था कि वह जिम्मेदारी संभाल सकता है। हीटर को चालू रखने में हर सफल दिन उसे एक ऐसा आत्मविश्वास दिया जिसे कोई भी बाहरी अराजकता पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती। जब परिस्थितियां निराशाजनक लगती थीं, तब भी हमेशा कुछ न कुछ होता था। पहेली का कोई छोटा सा टुकड़ा जिसे वह अपने प्रयासों और ध्यान से प्रभावित कर सकता था। ये एजेंसी का भाव जीन के जीवन भर चुनौतियों से निपटने के तरीके का आधार बना। वर्षों बाद जब उसे स्कूल में असफलताओं, व्यापार में संघर्षों या रिश्तों में बाधाओं का सामना करना पड़ा, तो उसे सर्दियों की वे सुबहें याद आतीं, जब सब कुछ उस जगडालू मशीन से गर्मजोशी निकालने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता था, जो सहयोग नहीं करना चाहती थी। शब्दों की शक्ति। शैक्षणिक वादा अपने घर में व्याप्त अस्थिरता के बावजूद जीन को जल्दी ही ये समझ आ गया कि कुछ खजाने घर बदलने के दौरान खो नहीं सकते या बिल चुकाने के लिए गिरवी नहीं रखे जा सकते। किताबें उसकी शरणस्थली, उसकी शिक्षक और इस बात का सबूत बन गई कि तंग जगहों और अनिश्चित परिस्थितियों से परे भी दूसरी दुनियाएं मौजूद हैं। तीसरी कक्षा में कुछ अनोखा हुआ। उसकी शिक्षिका श्रीमती सुलिवन ने बड़ी ही सादगी से एक पठन प्रतियोगिता शुरू की। एक किताब पढ़ो, समझ को दर्शाते हुए एक पृष्ठ का सारांश लिखो और एक स्वर्ण सितारा जीतो। ये सितारे कक्षा के सामने एक चार्ट पर प्रदर्शित किए जाने थे। जहां दूसरे छात्र सहजता से भाग ले रहे थे, वहीं जीन ने प्रतियोगिता में ऐसे उत्साह के साथ भाग लिया जैसे किसी ने अपनी मंजिल पाली हो। वह मध्यावकाश के दौरान पढ़ता था, जबकि दूसरे बच्चे ऐसे खेल खेलते थे जिनके लिए उपकरण उसके पास नहीं थे। वह शाम को पढ़ता था, जबकि उसके भाई बहन टीवी देखते।
वह सप्ताहांत में पढ़ता था जब दूसरे परिवार सैर पर जाते थे, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। हर किताब ने उसे नई दुनिया के द्वार खोले। साहसिक कहानियों ने उसे सिखाया कि साधारण लोग असाधारण बाधाओं को पार कर सकते हैं। ऐतिहासिक कथाओं ने उसे दिखाया कि परिस्थितियां नाटकीय रूप से बदल सकती हैं। विज्ञान कथाओं ने उसकी समझ को बढ़ाया कि क्या संभव हो सकता है। काल्पनिक उपन्यासों ने दिखाया कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी परिवर्तन की छुपी संभावनाएं हो सकती हैं। साल के अंत में जब अंतिम गणना पूरी हुई तो नतीजे निर्णायक थे। जहां उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी ने 23 स्वर्ण सितारे अर्जित किए थे, वहीं जीन ने 57 स्वर्ण सितारे अर्जित किए थे। शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य कक्षाओं के छात्रों की एक सभा के सामने खड़े होकर उन्होंने एक ऐसी चीज का अनुभव किया जो उनके युवा जीवन में लगभग अनुपस्थित थी। यह जान कि उत्कृष्टता तब भी संभव है जब परिस्थितियां उसे रोकने के लिए बनाई गई हों। पठन प्रतियोगिता ने जीन को ऐसे सबक सिखाए जो उसके जीवन भर अमूल्य साबित हुए। उसने सीखा कि व्यवस्थित रूप से निरंतर प्रयास से ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जो शुरू से ही असंभव लगते थे। उसने सीखा कि बौद्धिक क्षमताएं उसे सकारात्मक रूप से अलग पहचान दिला सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने ये सीखा कि उत्कृष्टता तब भी संभव है जब बाहरी परिस्थितियां इसके विरुद्ध हों। जीन ने गणित में भी अपनी रुचि विकसित की। जब शिक्षक जटिल प्रश्न पूछते, 5 + 3 - 2 को 1.5 से भाग देने पर क्या होगा, तो उनके बोलने से पहले ही उनका हाथ उठ जाता था और ज्यादातर बार उनके उत्तर सही होते थे। ये गणितीय क्षमता व्यावहारिक रूप से उपयोगी साबित हुई। वह झटपट हिसाब लगा लेता था कि उनके पास किराने का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। यह तय कर लेता था कि घर में ईंधन कितने समय तक चलेगा, या यह पता लगा लेता था कि कोई संभावित खरीदारी उनके सीमित बजट में फिट बैठती है या नहीं। जब सिस्टम विफल हो जाता है, निर्मित विफलता 11 वर्ष की उम्र में जीन का परिवार स्प्रिंगफील्ड चला गया और उसकी मां ने उसे एक कैथोलिक स्कूल में दाखिला दिला दिया। यह निर्णय निजी संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में हताशा और गलत आशावाद से उपजा प्रतीत होता है। सबसे बुनियादी समस्या पहले ही हफ्ते में सामने आ गई। जीन से कक्षा की उन गतिविधियों में भाग लेने की उम्मीद की जा रही थी जिनके लिए ऐसी पाठ्यपुस्तकों की ज़रूरत थी जो उसके पास नहीं थीं। आर्थिक तंगी और प्रशासनिक निगरानी के चलते उसका नामांकन बिना किसी की निगरानी के किया गया था कि उसे हर छात्र द्वारा लाई जाने वाली बुनियादी सामग्री उपलब्ध हो। यहीं से कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। जीन की मां ने उसका दाखिला एक निजी स्कूल में कराया था जहां बच्चों को अपनी किताबें खुद खरीदनी पड़ती थीं, जबकि उसके भाई बहन पास ही के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जहां दाखिला लेने पर किताबें मुफ्त मिलती थीं। 3 भाई बहनों को किताबें मिलीं, एक को नहीं। जीन ही एक था। सालों बाद उसे यह एहसास एक दर्दनाक स्पष्टता के साथ हुआ। यह कोई चूक नहीं थी, यह एक तोड़फोड़ थी जिसे अवसर के रूप में पेश किया गया था। उसकी मां ने अपनी क्रूरता में कुछ असाधारण हासिल किया था। उसने शिक्षा को ही हथियार बना दिया था और जो आगे बढ़ने का रास्ता होना चाहिए था, उसे एक ऐसे जाल में बदल दिया था जो उसे ठोकर खाने के लिए मजबूर कर रहा था। जब जीन ने इस समस्या के बारे में सिस्टर कॉर्डुला से बात की, तो उनके जवाब से उनके चरित्र के ऐसे लक्षण उजागर हुए जो महीनों तक उनके शैक्षिक अनुभव को प्रभावित करते रहे। इस मुद्दे को समझदारी से सुलझाने के बजाय उन्होंने जीन के संसाधनों की कमी को सार्वजनिक अपमान का कारण बना दिया। सिस्टर कॉर्डुला जीन को दूसरे छात्रों के पास बिठाकर उनकी पाठ्य पुस्तकें बांटतीं और सबको बतातीं कि उसने बिना किताबों के कितना कुछ हासिल किया है। उनके लहजे में झूठी सहानुभूति और स्पष्ट कृपालुता का मिश्रण था। जब वह उसके सही उत्तरों की तारीफ करती तो वह तीखी होती। देखो, ये बेचारा बच्चा इतना कम होने के बावजूद कितना कुछ कर लेता है। लेकिन सिस्टर कॉर्डुला ने अपने लक्ष्य का बहुत गलत आकलन किया था। जिस दृढ़ संकल्प ने जीन को दर्जनों स्वर्ण सितारे जमा करने के लिए प्रेरित किया था, वह छोटी मोटी क्रूरता से टूटने वाला नहीं था। जब भी प्रश्न पूछे जाते, वह हाथ उठाता रहा, वह सटीक उत्तर देता रहा, वह हर ब्रेक के दौरान पढ़ता रहा। हालांकि इसके व्यावहारिक परिणाम गंभीर थे। होमवर्क वाली पाठ्यपुस्तकों के बिना वह शैक्षणिक प्रगति के लिए जरूरी माने जाने वाले काम को पूरा नहीं कर पाता था।
इससे एक निराशाजनक विरोधाभास पैदा हुआ। उसकी वास्तविक क्षमताएं और ज्ञान उन कई छात्रों से स्पष्ट रूप से बेहतर थे जिनके पास बेहतर संसाधन थे, लेकिन उपलब्धि मापने की संस्थागत प्रणालियों ने संसाधनों तक पहुंच को वास्तविक सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। 5वीं कक्षा के अंत में सिस्टर कॉर्डेला ने घोषणा की कि जीन की स्पष्ट बुद्धिमत्ता और कक्षा में भागीदारी के बावजूद आवश्यक गृहकार्य पूरा न कर पाने का मतलब है कि उसे वह वर्ष दोबारा करना होगा। जीन जानता था कि वह 6ठी कक्षा में पहुंचने वाले कई छात्रों की तुलना में विषय वस्तु को बेहतर समझता है, लेकिन ये जानने से संस्थागत वास्तविकता नहीं बदली। उसे उन परिस्थितियों के लिए शैक्षणिक असफलता का तमगा दिया जाएगा जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं। दंत चिकित्सा में तोड़फोड़, एक किशोर का दुस्वप्न। अगर पाठ्य पुस्तक में बताई गई तोड़फोड़ ही काफ़ी नहीं थी, तो उसके बाद जो हुआ वो और भी बुरा था। 8वीं कक्षा की स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद की गर्मियों में तोड़फोड़ का एक नया रूप सामने आया, जिसने जीन की हाई स्कूल की नई शुरुआत को पटरी से उतार दिया। इलिनॉइस राज्य द्वारा वहन की जा सकने वाली सर्वोत्तम मौखिक देखभाल प्रदान करने के नाम पर उसकी मां ने एक दंत चिकित्सक को उसके सभी ऊपरी दांत निकालने की अनुमति दे दी। जीन 14 साल का था। उसने उसे बताया कि उसके नीचे के दांत अगले साल निकाल दिए जाएंगे। मनोवैज्ञानिक तबाही तुरंत और पूरी तरह से हुई। जीन ने हाई स्कूल में दाखिला लिया था, ठीक 2 दिन स्कूल गया, फिर अचानक जाना बंद कर दिया। पूरा ऊपरी मुंह खाली होने के बावजूद वह सहपाठियों या शिक्षकों का सामना कैसे कर सकता था? फरवरी से पहले डेंचर नहीं आने वाले थे। 7 महीने तक संभल कर बोलना, संभल कर खाना और कभी मुस्कुराना नहीं। अगर आपने कभी किसी बुजुर्ग आदमी को बिना दांतों के देखा है, तो आप समझ जाएंगे कि होठों को आपस में दबाए रखने से ऊपरी दांतों के कारण होने वाली स्पष्ट गिरावट छिप नहीं पाती। जीन घिनौना था, कम से कम एक किशोर के नजरिए से, जहां रूप ही सब कुछ लगता है और अंतर मौत जैसा लगता है। बर्तन धोना उसकी शरणस्थली बन गया क्योंकि इससे उसे लोगों की नज़रों से बचने का मौका मिलता था। सामाजिक जीवन शून्य, सामान्य किशोरावस्था के अनुभवों की कोई संभावना नहीं। जिस उम्र में सामाजिक जुड़ाव और प्रेम की संभावनाएं खुलनी चाहिए थीं, उस उम्र में वह मां के दबाव से उपजे एकांत में सिमट गया। जीन ने इस अंधकारमय भविष्य को स्वीकार कर लिया, शायद इसलिए क्योंकि वर्षों तक व्यवस्थित रूप से कमजोर किए जाने के कारण उनमें से प्रतिरोध की भावना समाप्त हो गई थी। जब उसकी मां ने उसे बर्तन धोने का पूर्णकालिक काम दिलाया, तो उसने उसे ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को अब विश्वास न हो कि इससे बेहतर विकल्प मौजूद हैं। उनका जीवन इसी पथ पर चलता रहता यदि इतिहास ने अमेरिका की युद्ध की इच्छा के रूप में हस्तक्षेप न किया होता। सैन्य सेवा, एक महत्वपूर्ण मोड़। वियतनाम युद्ध में युवाओं की अत्यधिक मांग ने ऐसे अवसर पैदा किए जो शांतिकाल में कभी नहीं मिलते। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना जीन के लिए अप्रत्याशित मोक्ष बन गई। जब उसने उनकी प्रवेश परीक्षा दी तो कुछ उल्लेखनीय हुआ। अंकों ने उसकी उन क्षमताओं को उजागर किया जो वर्षों की तोड़फोड़ ने अस्पष्ट तो कर दी थीं, लेकिन कभी नष्ट नहीं हुईं। न केवल उसे बूट कैंप में स्वीकार कर लिया गया, बल्कि आगे के मूल्यांकन में उसे ए रेडियोमैन स्कूल के लिए योग्य घोषित कर दिया गया, एक उन्नत तकनीकी कार्यक्रम जो आमतौर पर अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले हाई स्कूल स्नातकों के लिए आरक्षित होता है। विडंबना बहुत गहरी थी। ए ग्रेड के लिए योग्य हाई स्कूल स्नातकों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी जीन, नकली दांतों वाला और 8वीं कक्षा तक पढ़ा एक लड़का, को वही अवसर दिया जा रहा था। श्रीमती सुलिवन की पठन प्रतियोगिता के बाद पहली बार कोई संस्थान उसकी असफलता को सुधारने के बजाय उसकी क्षमता पर दांव लगा रहा था। नौसेना को टूटे हुए दांतों या बनावटी अकादमिक असफलताओं की परवाह नहीं थी। उन्हें परीक्षा के अंकों, योग्यता और दबाव में सीखने की क्षमता की परवाह थी। सालों तक ये सुनने के बाद कि वह साधारण अवसरों के लिए काफ़ी योग्य नहीं है, उसे असाधारण अवसरों के लिए चुना जा रहा था। सैन्य सेवा ने जीन को सिखाया कि परिवर्तन संभव है, लेकिन सहजता कभी नहीं। बूट कैंप ने नागरिक पहचान के उन चिन्हों को छीन लिया जो उसकी आत्मभावना को परिभाषित करते थे। यह प्रक्रिया, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पहचान के नुकसान जैसी लग सकती थी, जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, उस व्यक्ति के लिए मुक्तिदायक लगी जिसकी नागरिक पहचान काफ़ी हद तक असफलताओं और सीमाओं से बनी थी।
प्रशिक्षण ने उनकी उन क्षमताओं को उजागर किया जिन्हें शैक्षणिक संस्थानों ने कभी ठीक से पहचाना या विकसित नहीं किया था। उनकी गणितीय योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण का आधार बनी। तकनीकी मैनुअल में महारत हासिल करने के लिए उनकी पठन समझ आवश्यक हो गई। संस्थागत विफलताओं से निपटने का उनका अनुभव उनके मूल्यवान नेतृत्व गुणों में परिणत हुआ। जीन ने मोर्स कोड तब तक सीखा जब तक कि डॉट्स और डैश उनकी दूसरी भाषा नहीं बन गए। रेडियो टेलीफोन प्रक्रियाओं ने अनुशासित संचार की उनकी समझ को बदल दिया। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अमूर्त अवधारणाएं नहीं रहे और मूर्त वास्तविकताएं बन गए जिन्हें वह नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नौसेना सेवा ने यह साबित कर दिया कि जीन को उचित अवसर और निष्पक्ष मूल्यांकन मिलने पर सफलता मिल सकती है। जिन बौद्धिक क्षमताओं को शैक्षणिक परिवेश में व्यवस्थित रूप से कम करके आंका गया था, वही तकनीकी विशेषज्ञता का आधार बनी और उन्हें प्रशिक्षकों और साथियों से मान्यता मिली। व्यावसायिक सफलता। योग्यता सिद्ध करना जीन की पहली महत्वपूर्ण नागरिक भूमिका जेसीपेनी में आई, जहां दोस्तों के बीच हुए एक अनौपचारिक समझौते ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी एकमात्र योग्यता नौसेना सेवा के दौरान प्राप्त 6 मूवी प्रोजेक्टर चलाने का परमिट था, जो खुदरा कैमरा बिक्री के लिए शायद ही प्रासंगिक हो। उन्हें 3 हफ्तों के लिए अस्थायी तौर पर काम पर रखा गया था। उन 3 हफ्तों में जो हुआ वह किसी भी उम्मीद से परे था। जीन को बिक्री का कोई अनुभव नहीं था, फोटोग्राफी उपकरणों की कोई जानकारी नहीं थी और सिर्फ 1 घंटे का प्रशिक्षण मिला था। लेकिन उनके पास इससे भी ज़्यादा मूल्यवान कुछ था। सैन्य सेवा से पैदा हुआ कार्य नैतिकता और रणनीतिक सोच। 3 हफ्तों के अंदर उन्होंने कैमरा विभाग को एक खुदरा पिछड़े इलाके से जेसी पेनी के देश भर के से ज़्यादा स्थानों में से शीर्ष 10 कैमरा विभागों में से एक में बदल दिया। उन्होंने राज्य मेले की परेड में एक झांकी का आयोजन किया और उसे प्रदर्शित किया, ऐसा कुछ जो सीपेनी के कॉर्पोरेट इतिहास में स्टोर स्तर पर पहले कभी नहीं किया गया था। जब नियमित विभागाध्यक्ष सैन्य प्रशिक्षण से लौटे तो जीन को स्थायी कैमरा विभागाध्यक्ष के रूप में पूर्ण रोजगार की पेशकश की गई। उन्होंने ग्राहकों के लिए शाम की फोटोग्राफी कक्षाएं शुरू की, अर्धवार्षिक निःशुल्क कैमरा मरम्मत कार्यक्रम आयोजित किए और बिक्री और लाभ वृद्धि दोनों में अपने क्षेत्र के सभी स्टोरों को पीछे छोड़ दिया। केस मर्चेंडाइज मार्ट में जीन को एक और भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, कैमरा बिक्री को घाटे से मुनाफे में बदलना। उनका समाधान यह समझने में निहित था कि कैमरा बिक्री ग्राहक संबंधों की शुरुआत मात्र थी। व्यापक कर्मचारी प्रशिक्षण, अभिनव प्रोत्साहन कार्यक्रमों और ग्राहक शिक्षा पहलों के माध्यम से उन्होंने कार्यालय उपकरणों की बिक्री को सालाना $5 से बढ़ाकर $5 मिलियन कर दिया, जो 10 गुना सुधार था। उनके द्वारा चलाए गए मार्केटिंग अभियानों में 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी एक उत्पाद श्रेणी में पृष्ठ संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी अखबार खरीद शामिल थी। उन्होंने प्लेबॉय और टाइम पत्रिकाओं में विज्ञापन खरीदे और बड़े पैमाने पर स्थानीय अभियानों के साथ समन्वय किया। इसके परिणामस्वरूप एक छोटे से खिलाड़ी से एक क्षेत्रीय अग्रणी बन गया। सांता बारबरा सेविंग्स एंड लोन में जीन ने उद्यम व्यापी संचालन का प्रबंधन किया, जिसे एनसेस से ज़्यादा कर्मचारी प्रभावित हुए। उन्हें विरासत में मिली व्यवस्थित समस्याएं, जो वर्षों से अपर्याप्त प्रबंधन के कारण जमा हुई थीं। 400 खरीद अनुरोध बिना संसाधित किए पड़े थे, जिनमें से कुछ 2 महीने से भी ज़्यादा पुराने थे। जीन ने कंप्यूटर नेटवर्क, विक्रेता जवाबदेही प्रणालियां और व्यापक लागत विश्लेषण लागू किया, जिससे $2 मिलियन की वार्षिक बचत के अवसरों की पहचान हुई। प्रोजेक्ट क्रिस, जिसका नाम उनकी पत्नी क्रिस्टीना के नाम पर रखा गया, ने पूरे संगठन में हर गैर वेतन व्यय की जांच की और सुधार के ऐसे कई अवसर उजागर किए जो पिछले प्रबंधन के दौरान अदृश्य। शिक्षा पुनः प्राप्त। शैक्षणिक औचित्य शुरुआती संघर्षों के बावजूद शिक्षा जीन के जीवन की प्रेरक शक्ति बनी रही। वर्षों से चली आ रही शिक्षा की बर्बादी को सुधारने का अवसर उन्हें डेकाटूर, इलिनॉय स्थित रिचलैंड कम्युनिटी कॉलेज के माध्यम से मिला। लेकिन पहले उसे उपचारात्मक बीजगणित पास करना था, वही विषय जिसने 8वीं कक्षा में समस्याएं पैदा की थीं।
सामुदायिक कॉलेज का ये प्रशिक्षक अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में ज्यादा लचीला साबित नहीं हुआ, निर्धारित पद्धति पर अड़ा रहा और सार्वजनिक अपमान को शिक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता रहा। इस बार जीन तैयार था। उसने इसे एक बड़े रणनीतिक अभियान के भीतर एक सामरिक चुनौती के रूप में समझा। जब उसे ब्लैकबोर्ड पर आमंत्रित किया गया तो उसने प्रशिक्षक द्वारा बताई गई कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगियों की तुलना में समीकरणों को तेजी से और अधिक सटीकता से पूरा किया। जब उन्होंने उपचारात्मक बीजगणित पास किया और डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम में आगे बढ़े तो यह सिर्फ अकादमिक प्रगति से कहीं बढ़कर था। यह इस बात का प्रमाण था कि व्यवस्थित प्रयास उन शैक्षिक बाधाओं को पार कर सकता है जो कभी दुर्गम लगती थीं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ने सैन्य अनुशासन और व्यावसायिक अनुभव को शैक्षणिक चुनौतियों पर लागू करने के अवसर प्रदान किए। ज़िबियर जून एंड नाइज एसटीटी को जीन को फी थीटा कप्पा 2 वर्षीय कॉलेजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान सोसाइटी में शामिल होने के लिए चयन की सूचना मिली। विडंबना बहुत गहरी थी। यह वह युवक था जिसकी शैक्षणिक असफलताएं जानबूझकर गढ़ी गई थीं, जिसके दांत हाई स्कूल में उसकी उपस्थिति रोकने के लिए निकाल दिए गए थे। फिर भी जब उसे अंततः शिक्षा तक उचित पहुंच प्रदान की गई और केवल शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर उसका मूल्यांकन किया गया, तो वह न केवल सफल हुआ बल्कि उसने इतनी उत्कृष्टता हासिल की कि उसे राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मान मिला। जीन ने रेडलैंड्स विश्वविद्यालय में पढ़ाई जारी रखी और मई 1997 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसी महीने उन्होंने क्रिस्टीना से विवाह किया। शैक्षणिक योग्यता, सिद्ध व्यावसायिक सफलता और व्यक्तिगत स्थिरता के संयोजन ने उन्हें ऐसे विकल्प प्रदान किए जो पहले मौजूद नहीं थे। अवसर सृजन। वैश्विक संप्रभु विश्वविद्यालय सेंडा दिसंबर 1992 को अलाबामा के गवर्नर जॉर्ज वालिस ने जीन को अलाबामा नेशनल गार्ड में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल एड डी कैंप के पद पर नियुक्त किया। यह केवल राजनीतिक समर्थन के लिए सम्मान नहीं था, बल्कि इस बात की स्वीकृति थी कि 8वीं कक्षा तक पढ़े एक युवा ने मानद सैन्य पद के योग्य क्षमताएं प्रदर्शित की थीं। यह कमीशन सिर्फ मान्यता से कहीं बढ़कर था। यह भविष्य की सेवा में निवेश था। इसने यह आदर्श स्थापित किया कि असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि निरंतर सेवा के लिए जिम्मेदारी पैदा करती है, जो आप पर रखे गए विश्वास का सम्मान करती है। ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी के रूप में संचालित फाउंडेशन फॉर ग्लोबल इंस्ट्रक्शन की स्थापना बचपन की कठिनाइयों, सैन्य सेवा, व्यावसायिक नेतृत्व और शैक्षिक उपलब्धियों के माध्यम से सीखे गए सबक की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। विश्वविद्यालय एक क्रांतिकारी सिद्धांत पर काम करता है। हर किसी के पास साझा करने के लिए जान और सीखने की ज़रूरतें दोनों हैं। ओरेगन का एक कुशल बड़ी दुनिया भर के युवा उद्यमियों के साथ दशकों का ज्ञान साझा कर सकता है। ग्वाटेमाला का एक पारंपरिक चिकित्सक वैश्विक चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित करने वाला ज्ञान प्रदान कर सकता है। वास्तविक शिक्षा तब होती है जब जिज्ञासु मन चुनौतीपूर्ण विषय वस्तु से जुड़ता है, चाहे संस्थागत संदर्भ कुछ भी हो। ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी ज्ञान साझा करने के लिए लचीले और सुलभ रास्ते बनाती है जो पारंपरिक साख या आर्थिक संसाधनों पर निर्भर नहीं होते। मॉडल यह मानता है कि मानव क्षमता वैश्विक स्तर पर वितरित है, लेकिन उस क्षमता को विकसित करने के अवसर कृत्रिम रूप से उन प्रणालियों द्वारा बाधित रहते हैं जो योग्यता के स्थान पर प्रामाणिकता, क्षमता के स्थान पर संसाधन तथा रचनात्मकता के स्थान पर अनुरूपता को प्राथमिकता देते हैं। सबक परिवर्तन के सिद्धांत। जीन की यात्रा पर नजर डालने पर कई सिद्धांत सामने आते हैं। पहला, परिस्थितियों से परिणाम निर्धारित होना आवश्यक नहीं है। जिन सिद्धांतों ने जीन को टूटी हुई शुरुआत से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया, वे आज भी सभी के लिए उपलब्ध हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित प्रयास, अपरिहार्य बाधाओं के बावजूद दृढ़ता तथा यह विश्वास कि छोटे छोटे निर्णय मिलकर गहन परिवर्तन का कारण बनते हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष सीमाओं और वास्तविक बाधाओं के बीच अंतर करें। जो असंभव लगता है वह वास्तव में कठिन ही होता है। जो स्थायी सीमाएं लगती हैं उनमें से अधिकांश वास्तव में अस्थायी बाधाएं होती हैं, जिन्हें व्यवस्थित प्रयास और रचनात्मक सोच के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तीसरा, प्रारंभिक परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो,
उत्कृष्टता संभव है जहाँ है वहीं से शुरुआत करें, जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करें, जो कर सकते हैं वो करें। सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर वे होती हैं जिन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं, न कि वे जो वाकई दुर्गम होती हैं। चौथा, व्यक्तिगत परिवर्तन संस्थागत परिवर्तन के लिए आधार का काम कर सकता है। व्यक्तिगत सफलता दूसरों को समान बाधाओं को पार करने में मदद करने का दायित्व पैदा करती है। जीन ने जो स्वतंत्रता की मशाल थामी थी, वह अब दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। पांचवां, वास्तविक शिक्षा संस्थागत सीमाओं से परे होती है। सीखना तब होता है जब जिज्ञासु मन चुनौतीपूर्ण सामग्री से जुड़ता है। पारंपरिक योग्यता और आर्थिक संसाधनों को ज्ञान तक पहुंच का निर्धारण नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष, मदद आ रही है। जीन की कहानी सफलता के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। 5वीं कक्षा में फेल हुआ एक लड़का एक अकादमिक सम्मान समिति का सदस्य बन गया। एक किशोर जिसके दांत शिक्षा से वंचित करने के लिए निकाल दिए गए थे, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। एक बच्चे को पाठ्यपुस्तकें देने से मना कर दिया गया, जिसने एक वैश्विक विश्वविद्यालय की स्थापना की। केरोसिन हीटर जो कभी जीवन यापन का जरिया था, अब चला गया है, लेकिन उससे मिले सबक आज भी प्रासंगिक हैं। हर असफलता में भविष्य की सफलता के लिए जरूरी सबक छिपे होते हैं। बचपन की अस्थिरता ने अनुकूलनशीलता सिखाई। शैक्षिक असफलताओं ने आत्मसमर्थन के महत्व को दर्शाया। सैन्य सेवा ने साबित किया कि परिवर्तन संभव है। व्यावसायिक सफलता ने दिखाया कि योग्यता से पृष्ठभूमि की कमियों पर विजय पाई जा सकती है। सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए जो ऐसी बाधाओं का सामना कर रहा है जिन्हें पार करना असंभव लगता है, याद रखें, एक बेहतर जीवन हो सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपना सब कुछ देना होगा। हमेशा की तरह चुनाव आपका है। आपका वर्तमान अध्याय, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, आपका अंतिम अध्याय नहीं है। जिन सिद्धांतों ने एक युवा लड़के को केरोसिन हीटर चलाने वाले से विश्वविद्यालय के संस्थापक बनने में सक्षम बनाया, वे आज भी उन सभी के लिए उपलब्ध हैं जो आवश्यक व्यवस्थित कार्य करने को तैयार हैं। जीन का मिशन ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी के माध्यम से जारी है, जहां दर्जनों देशों के छात्र अनुभवी पेशेवरों से जुड़ते हैं जो दशकों के व्यावहारिक प्रयोग से अर्जित ज्ञान साझा करते हैं। दुनिया भर के समुदायों में प्रदर्शित पोस्टर अभियान इस संदेश को प्रसारित करते हैं। सभ्यता का पुनर्निर्माण, मदद आ रही है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सटीक वर्णन है कि क्या संभव हो जाता है जब ज्ञान साझा करने में आने वाली बाधाओं को व्यवस्थित रूप से हटा दिया जाता है और मानवीय ज्ञान को निजी संपत्ति के बजाय वैश्विक साझा संपत्ति के रूप में माना जाता है। आइए हम कम उम्मीदों, बनावटी बाधाओं और व्यवस्थागत रुकावटों के अत्याचार पर विजय पाएं, जो सक्षम लोगों को अपनी क्षमता प्राप्त करने से रोकते हैं। आइए हम निराशा और गरीबी से मुक्ति की मशाल बनें और उन अनगिनत लोगों का मार्ग रोशन करें जिनमें अपने परिवर्तन के लिए आवश्यक क्षमता और प्रतिबद्धता है। टूटी हुई शुरुआत से उद्देश्यपूर्ण जीवन तक का सफर जारी है। मददारी। धन्यवाद। Civilization Builders, www.com, Slather, author, Jenna Constant. सभ्यता पुनर्निर्माण, एक समय में एक आवाज़, पीढ़ियों को जोड़ना, ज्ञान को संरक्षित करना, कल का निर्माण करना।